बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग ये पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं बॉटनी का। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था और परमानेंट टिश्यूज का जो पार्ट है वो हमने शुरू कर लिया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, परमानेंट टिश्यूज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर पहला था हमारा सिंपल टिश्यूज, नंबर दूसरा था हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और नंबर 3 था हमारा स्पेशल टिश्यूज, जो किसी खास काम के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था। और इन तीनों में से जो पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी वो थी हमारी सिंपल टिश्यूज के बारे में। और सिंपल टिश्यूज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहले वाला था हमारा पेरेन्काइमा, दूसरे वाला था हमारा स्क्लेरेन्काइमा और तीसरे वाला था हमारा कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से हम लोगों ने पेरेन्काइमा के बारे में अध्ययन कर लिया है और हमने कोलेन्काइमा के बारे में अध्ययन कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाने के लिए ये स्लाइड मैंने वापस से आपके लिए लगाई है कि परमानेंट टिश्यूज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले वाला जैसे अभी मैंने आपको बताया था सिंपल टिश्यूज, दूसरा था हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और तीसरा था हमारा स्पेशल टिश्यूज। और तीनों के बाद बताने के बाद में मैंने बताया था कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारा सिंपल टिश्यूज के बारे में। और सिंपल टिश्यूज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। और 3 भाग डिवाइड करने से पहले हम लोगों ने ये बात भी की थी कि इनके अंदर जो सेल्स होती है वो बहुत ही सिंपल होती है और एक जैसी सेल होती है, और इसी कारण से इनको हम सिंपल सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये सिंपल टिश्यूज फिर 3 प्रकार के पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और जिसमें से हम लोगों ने पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा का अध्ययन है वो कर लिया है। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। जैसा कि नाम से आप देख रहे हो, 2 शब्द यहाँ पर मिलकर बने हुए हैं आपके सामने। सेक्रोस, इसका मतलब होता है हार्ट, और जो दूसरा शब्द है एन्काइमा, इसका मतलब होता है टिश्यूज। कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ड टिश्यूज, और हार्ड टिश्यूज के कारण से इसका नाम वो स्क्लेरेन्काइमा पड़ा है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्यों ये हार्ड है, इसलिए क्यों इसका इस तरह से नाम पड़ा है, इसके बारे में जब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे तो ये हमें आइडिया है वो लग जाएगा। और जो नाम है इसका, उसके आधार पे जब हम देखते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वापस से मैं आपको कंपेयर करके बतला रहा हूँ। सबसे पहले पेरेन्काइमा का डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाया है, दूसरे वाला डायग्राम कोलेन्काइमा, और तीसरे वाला है वो आपका स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और अब आपके सामने जो डायग्राम है वो तीसरे वाला डायग्राम है जो स्क्लेरेन्काइमा है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये हेक्सागोनल या पॉलीगोनल होती है। और डबल वॉल दिखाने का मतलब ये है, ये बहुत अधिक थिक वॉल्ड होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, और इस कारण से हम इसको डबल वॉल करके दिखलाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत ही मोटी भित्ति वाली होने के कारण से हम इसको डबल वॉल करके दिखाते हैं। और मैंने आपको एक बात और बतलाई थी कि डबल वॉल, जो अंदर वाली वॉल है, उसको हम ज़्यादा मोटा बनाते हैं या थिक बनाते हैं बाहर वाले की कंपैरिजन में, क्योंकि जो थिकनेस है लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से उसका जो डिपोजिशन है वो सेकेंडरी वॉल पे होता है, न कि प्राइमरी वॉल पे। इसलिए इनर वाली जो वॉल है उसको हम ज़्यादा थिक करके बताते हैं बाहर वाले के मुकाबले में। विद्यार्थीगण, जो स्क्लेरेन्काइमा का जो शब्द है वो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया उसका नाम था मेटिनियस। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में इस वैज्ञानिक का नाम है वो आपसे पूछा जा सकता है। और जो शब्द है जिसे अभी हम लोग बात करके आ रहे थे, हार्ड होते बहुत ज़्यादा कठोर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि ये डेड सेल्स होती है, और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से इसकी थिकनेस है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, और ये अलग अलग आकार और साइज की हो सकती है। तो यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से जो बात मेन रूप से आपको बतलाई गई है वो वैज्ञानिक का नाम है आपके लिए मेटिनियस। इसका नाम है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत आसानी सी बात है कि कोशिकाएं शुरुआत से ही डेड नहीं होती है, लिविंग सेल्स है। पर्टिकुलरली जो पेरेन्काइमा है या कोलेन्काइमा है, विशेष तौर पे जो पेरेन्काइमा है,
जब वो जीवित होती है प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है तो उनका प्रोटोप्लाज्म वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और सेल्स लिविंग से डेड में कन्वर्ट हो जाती है। और वही बात हमने यहाँ पर बताई है कि जो इनकी उत्पत्ति होती है वो लिविंग सेल्स से होती है। सामान्य रूप से अगर हम इनके करेक्टर्स की बात करें कि साहब स्क्लेरेनकाइमा के लक्षण क्या होते हैं, सामान्य लक्षण जो कि हमें आसानी से हम किसी भी व्यक्ति को या स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि साहब जिनके अंदर इस प्रकार के लक्षण होंगे वो निश्चित रूप से स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इनको देखेंगे तो मैच्योर होने पर ये हमें एक जैसे दिखाई देगी। जैसा कि डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, हेक्सागोनल है या पॉलीगोनल है, एक जैसी कोशिकाएं हैं वो हमें दिखाई दे रही है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये थिक वॉल्ड है, मोटी भित्ति है। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से डबल वॉल करके हम लोगों ने दिखाया था इनको, तो मोटी भित्ति वाली होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये डेड सेल्स होती है, मृत कोशिकाएं होती है। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं जब जीवित होती है तो वो अन्य रूप में होती है, जब प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है तो ये स्क्लेरेनकाइमा में आ जाती है। और निश्चित रूप से जो थिकनेस है वो लिग्निन के कारण से इनके अंदर होती है। लिग्निन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कि इनके ऊपर आकर जमा होता रहता है और जिसके कारण से मोटाई बढ़ती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, इनके जो अंतरकोश के स्थान या इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो इनके बीच में नहीं पाए जाते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। और जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोस, हेमीसेलुलोस एंड लिग्निन की बनी हुई होती है। ये सारी बातें हम लोगों को इस ध्यान में रखनी है। और इन कोशिकाओं की जो दीवारें होती है उस पर साधारण पिट्स पाए जाते हैं, जिनमें हिंदी में इनको हम गर्त कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है सिंपल, और सिंपल का जो अपोजिट शब्द होता है वो होता है बॉर्डर्ड पिट। सिंपल और बॉर्डर्ड पिट में क्या डिफरेंस है ये हम जब जाइलम के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि जाइलम की जो दीवारें होगी वहाँ पर बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाएंगे, इसलिए सिंपल पिट्स का यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट की जो बात है कि मोटाई के कारण से इसके अंदर की जो केविटी होती है या गुहिका होती है वो बहुत ही स्मॉल या नैरो हो जाती है। तो सामान्य रूप से अगर हम ये कहें कि स्क्लेरेनकाइमा के लक्षण क्या होते हैं तो ये आपके सामने है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, नंबर 2 स्क्लेरिड्स। दोनों को अब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नंबर 1 स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फाइबर्स के बारे में, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरिड्स के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लांट के अंदर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि एक टिपिकल स्टेम की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स एंड फिथ, ये टिपिकल स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जो फाइबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो उसके लिए स्लाइड है वो आपके सामने है। ये मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाई जाती है। अगर हम यहाँ डाइकोट स्टेम की बात करें तो वहाँ कोलेनकाइमा पाई जाती है और यहाँ पर ये स्क्लेरेनकाइमा पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट में आपको बतलाया गया है वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो मोनोकॉट के बंडल्स होते हैं, बंडल शीथ पाई जाती है। तो बंडल शीथ का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होता है। जो प्लांट हाइड्रोफाइट्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, उनको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने के लिए हाइड्रोफाइट्स के अंदर भी ये कोशिकाएं पाई जाती है। डाइकोट स्टेम पर्टिकुलरली वो प्लांट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनकी पेरिसाइकिल का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होता है। ऑफ कोर्स लाइकोपोडियम का जो स्टेम है उसका कोर्टेक्स में भी इस प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि ये कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स को हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जाइलरी फाइबर्स, नंबर 2 एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। नाम से बहुत क्लियर अर्थ है वो हमें मालूम चल रहा है। जो फाइबर जाइलम के अंदर होगा उसको हम जाइलरी फाइबर्स के नाम से जानते हैं,
और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जाइलम को हम वुड के नाम से भी जानते हैं, इसलिए जाइलम फाइबर या वुड फाइबर्स के नाम से भी हम जानते हैं। और सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, निश्चित रूप से जो फाइबर जाइलम के अलावा या जाइलम के बाहर पाया जाता है उसको हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि कॉर्टेक्स के अंदर, पेरिसाइकिल के अंदर और फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम में जो फाइबर पाया जाता है उसको हम बास्ट फाइबर्स के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में जब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तो और विस्तृत बातें हैं वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से दो बातें याद रखनी है कि वह जाइलम, वह फाइबर जो जाइलम में पाया जाता है और वह फाइबर जो जाइलम के बाहर पाया जाता है, जाइलरी फाइबर एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। ये है एक टिपिकल फाइबर का डायग्राम आपके सामने। जो लंबी लंबी पॉइंटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये फाइबर का एलएस है, और दूसरे में जो हेक्सागोनल सेल्स देख रहे हैं ये फाइबर का टीएस है। और ये टीएस वाला डायग्राम मैं पहले भी बनाकर आपको बता चुका हूँ। अगर हम एलएस की बात करेंगे, देखिए किस तरह से लंबाई लिए हुए हैं, मोटी दीवारें हैं, डबल वॉल दिखा रखा है। दीवार को अगर हम ध्यान से देखेंगे बीच बीच में गर्त दिखाई दे रहे हैं, बीच की जो केविटी है वो बहुत ही नेरो या संकरी दिखाई दे रही है, जो किनारे हैं वो नुकीले हैं। इन सब की बातें हैं वो पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग करेंगे। और दूसरा जो डायग्राम है जो कि इसका टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, सारी कोशिकाएं हेक्सागोनल दिखाई दे रही है, बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, वॉल काफ़ी थिक दिखाई दे रही है, और ये डेड सेल्स होती है जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं इनके लक्षणों के ऊपर, इनके कैरेक्टर्स के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा अगर ये एलएस में है तो ये इलोंगेटेड एंड लॉन्ग होंगे, और इनकी जो लंबाई है वो 0.2 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कहने का मतलब 2 mm टू 55 mm अगर हम मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कितनी लंबाई लिए हुए हैं। सेकंड पॉइंट में जब हम आते हैं तो काफ़ी मोटाई है, जो डायग्राम के माध्यम से मैंने अभी आपको बतलाया। थर्ड पॉइंट में आप लोग देख रहे हैं लिग्निफाइड, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से इनकी दीवारें मोटी हो जाती है, जो कि शुरू से ही हम लोग बात कर रहे हैं। किनारे काफ़ी नुकीले हैं, डायग्राम में मैंने आपको बताया था। और जो बीच के अंदर जो खाली जगह दिखाई दे रही थी आपको, जिसको कि हम ल्यूमेन या केविटी के नाम से जानते हैं, काफ़ी संकरी है। तो ये इसके मुख्य पॉइंट है। और इन पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए 6 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हो ये फाइबर्स डेड होते हैं और इनके अंदर कोई कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, डेड सेल्स हैं ये। और जैसा कि दूसरा जो डायग्राम पास में था उसमें टीएस में पॉलीगोनल या हेक्सागोनल शेप में दिखाई दे रही थी। डियर स्टूडेंट्स, ये फाइबर्स ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ शाखित और अशाखित, तो दोनों प्रकार की संरचनाएं प्लांट के अकॉर्डिंग और ये पर्टिकुलर तने में जो सिचुएशन है उसके अनुसार बदलाव हो सकती है। और लास्ट पॉइंट जैसा मैंने डायग्राम में बताया था, पिट्स है वो काफ़ी सिंपल होते हैं, सिंपल गर्त है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमेशा एक बात मैं ये कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल की सारी विशेषताओं के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन जब तक आप उसके कार्यों के बारे में नहीं बतलाएंगे तब तक बात है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, चूंकि ये थिक वॉल्ड है, मोटी भित्ति वाले हैं, तो निश्चित रूप से ये यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करेंगे। पहला पॉइंट आप इसको यही देख रहे हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नंबर 2, अगर ये जाइलम के अंदर पाए जा रहे हैं तो पानी के कंडक्शन में हेल्प करेंगे, पानी के संवहन में हेल्प करेंगे। फाइबर्स नाम होने के कारण से ये वाणिज्यिक महत्व इनका भी है, कॉमर्शियल पर्पज़ के रूप में ये काम में लाए जाते हैं। अलग अलग प्लांट से पाए जाते वाले फाइबर्स को अलग अलग हम लोग काम में लाते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि हम जानते हैं कॉटन, गॉसिपियम फाइबर की प्राप्ति होती है हम लोगों को। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, जिसको कि हम जूट कहते हैं, जूट की बोरियां बनी हुई आप लोगों ने और हम लोगों ने सब ने देखी है। नारियल, कोकस न्यूसिफेरा, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। एक नाम है फ्लेक्स, लाइनम यूसिटेटिसिमम, इससे प्राप्त होने वाले धागे को हम फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो आप वाइट कलर में आप देख रहे हो, कैनबिस सैटाइवा, जिसको कि हेम्प के नाम से जाना जाता है।
कैनाबिस सटाइवा के नाम से आप शायद परिचित नहीं होंगे, लेकिन जब मैं इसका कॉमन नेम आपके सामने लूँगा तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि साहब सुना हुआ नाम है। कैनाबिस सटाइवा भांग का बॉटनिकल नेम है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो जो भी 4 एग्जाम्पल्स मैंने 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, सारों के जो भी फाइबर्स प्राप्त होते हैं उनके नाम मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। और फ्लेक्स है, जूट है, नारियल है, ये कॉटन है और हेम्प है। ये सारे के सारे हम लोगों के लिए बहुत ही वाणिज्यिक महत्व रखते हैं और ये हमारे काम आते हैं। और लास्ट 4 नंबर पॉइंट में मैंने आपके लिए लिखा है कि ये जो फाइबर्स हम लोग प्राप्त करते हैं, इनसे रस्से, कपड़े, पेपर मेकिंग, ये सारी चीज़ें हैं वो हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फाइबर्स की प्राप्ति हम लोगों को हो रही है, ये वाणिज्यिक रूप से और जो बाकी दूसरे प्लांट्स के लिए हैं, कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं और कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं प्लांट के लिए भी और प्लांट के अलावा भी। तो ये इनके फंक्शंस हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक, जैसा मैंने अभी आपको बतलाया, कि जब तक कोई भी चीज़ जिसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो तब तक उसकी यूटिलिटी है वो काउंट नहीं होती है। तो उस लिहाज से ये जो फाइबर्स है, देखिए कितना महत्वपूर्ण रोल है वो हमारे लिए प्ले कर रहे हैं और प्लांट के लिए भी प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे जब हम दूसरा टॉपिक जो स्क्लीड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।